निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक दाता होता है, मतलब सब किसी को वो दे सकता है। ठीक, कौन सा रक्त समूह है जो सब किसी को दे सकता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं कि सर्वाधिक दाता, मतलब वो हर किसी को वो रक्त अपना। ऑप्शन ए में दिया है रक्त समूह ए, रक्त समूह मतलब बी, रक्त समूह मतलब ए बी, रक्त समूह ओ। तो जो ओ रक्त समूह सब किसी को रक्त अपना रक्त सब किसी को दे सकता है। ठीक, और जो ए बी है वो सब किसी से रक्त ले सकता है। ए बी जो ब्लड ब्लड ग्रुप होता है तो वो सब किसी से ब्लड ले सकता है। ठीक, और वो सब किसी को रक्त मतलब दे सकता है। ठीक, वही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है स्त्रियों में कौन मादा सेक्स हार्मोन होता है, कौन मादा सेक्स हार्मोन है। पहला में दिया है एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन, दो में दिया है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तीन में दिया है प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, और चार में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यही जो होता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्त्रियों में सर्वाधिक मादा सेक्स हार्मोन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में दिया है हरित गृह प्रवाह का कारण है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हरित गृह प्रवाह का क्या कारण है। पहला ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी पर अधिक हरियाली, दो में दिया वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता, तीन में दिया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, और चार में दिया है वनों में हरे रंग का अधिकता। तो इसका आंसर होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता कारण। जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ जाता है तो हरित गृह प्रभाव का मेन कारण होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में दिया है कि प्राकृतिक रबर की समानता बहुलक के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है, मतलब प्रकृति रबर में उसको लचीलापन बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। ठीक, तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो प्रकृति रबर में बहुलक के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। 5 में यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन है। यूरेनियम जो का मुख्य अयस्क इसमें पूछ रहा है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क इनमें से कौन है। इसका आंसर बॉक्साइट, पिंच प्लेट, हेमेटाइट, गैलेना। इसका आंसर होगा पिंच प्लेट। यूरेनियम 3O2 इसका पिंच प्लेट का मतलब केमिकल रासायनिक फॉर्मूला होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में दिया है, हाँ देखिए, दो दो मतलब इसका मास है, मास ए और मास बी दिया गया है। इसमें बोल रहा है द्रव्यमान की वस्तुएं भिन्न भिन्न ऊंचाई से, मतलब ऊंचाई ए और बी से गिराई जाती है। तो इन मतलब वस्तुओं द्वारा ऊंचाई से गिरने में लगने वाला मतलब समय अनुपात कितना होगा। ठीक, तो इसका हाइट इक्वल टू दिया है, हाइट इक्वल टू मतलब दो अलग अलग 1/t GT स्क्वायर होता है। ठीक, हाइट इक्वल टू GT स्क्वायर है, जी और टी स्क्वायर। ठीक, हाइट इक्वल टू GT स्क्वायर h होगा। ठीक, अब GT स्क्वायर को मान को पुट डाउन करने के बाद T1 एक वस्तु हो गया उसका समय, और दूसरा का होगा T2, और T2 इक्वल टू अंडर रूट में चल जाएगा, दो है तो अंडर रूट ए और बी। आंसर होगा अंडर रूट ए बी। तो ये नहीं दिया, ये ऑप्शन 3 में हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, यही अंडर रूट ए बटे बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। 7 कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की गेंद किसी वेग से ऊर्ध्वाधर में भेजी जाए तो वह 40 मिनट की ऊंचाई तक, मतलब 40 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। मतलब ऊर्ध्वाधर में फेंका जाएगा तो 40 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाए। कितने मीटर मतलब सेकंड से उसको फेंका जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक, अब दिया है कितना 2gh, तो अंडर रूट 2.9.8 जी का ग्रेविटी का मान गुने 40 मीटर। ठीक, अब इसको पुट डाउन करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हटाएंगे तो 20 अंडर रूट 2। अब इसी को 20 गुने 1.4 करेंगे तो 28 मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है 7 मीटर सेकंड, 14 में दिया है, बी में दिया है 14 मीटर सेकंड, 3 में दिया है 21 मीटर सेकंड, 4 में दिया है 28 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा 28 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
कह रहा है 8 कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तुओं पर 1 बल मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है करता है। इसके बल को क्या कहते हैं? इसके बल को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन, दूसरा डाइन, तीसरा पाउंड्स और चौथा एमा। तो इसका आंसर होगा न्यूटन। ठीक, न्यूटन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 बल मीटर पर सेकंड त्वरण से उत्पन्न करता है, तो इसे न्यूटन कहा जाता है। ठीक, लेंज का नियम संबंधित है, मतलब लेंज के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किया था वो किस मतलब नियम के लिए दिया था? आवेश संरक्षण का नियम, ये भी नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी नहीं। संवेग संरक्षण नियम, ये भी नहीं। आवेश लेंज द्वारा ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया गया था। 10 नंबर देखेंगे हम, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर नहीं, विद्युत जनयंत्र, विद्युत मोटर और विद्युत हीटर। तो इसका आंसर होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर ही क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत ऊर्जा का संचरण किया जाता है। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत ऊर्जा का संचरण किसके माध्यम से किया जाता है? मतलब इसका ऑप्शन है उच्च विभव एवं उच्च धारा द्वारा। यही आंसर होगा उच्च विभव उच्च धारा द्वारा। उच्च विभव अल्प धारा ये नहीं होगा। उच्च विभव उच्च धारा पर ये भी ऑप्शन दिया है, ये भी सही होगा। अल्प विभव अल्प धारा ये गलत होगा, ये दोनों सही होगा। टाइपिंग मिस्टेक नहीं, दोनों कैसे सही होगा? अल्प विभव दिया है, ये नहीं होगा। ये उच्च विभव और उच्च धारा द्वारा विद्युत ऊर्जा को संचरण किया जाता है दूरस्थ स्थानों पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की समस्या निवारण के लिए उपयुक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग इस तरह याद रखेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, तो निकट में हो जाएगा अवतल तल, 4 गो है, 1 2 3 4, इसमें 3 गो है, उसमें उत्तल है 1 2 1 3। ठीक, उत्तल है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में कहता है पुतली का क्या काम है? आंख में जो पुतली पाया जाता है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रण करता है। ठीक है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या कहा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री ये दो होता है। तो जनन कोशिका यकृत में, गुमनज में, मूल कोशिका में, देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिका में होता है। ठीक, जनन कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देंगे। कॉन्वॉक्स व ओकोवा, ये दो नाम है वैज्ञानिक का, इनका नाम है कॉनबर्ग व ओकोवा को किस कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक, तो ऑप्शन ए में दिया डीएनए और आरएनए का प्रयोगशाला संश्लेषण, बी में दिया म्यूटेशन मत, एक जीन एक एंजाइम मत के लिए, प्राकृतिक चयन मत के लिए। तो इसका आंसर होगा एक जीन एक एंजाइम मत के लिए कॉनबर्ग और ओकोवा को नोबेल पुरस्कार मिला था। 16 में देखें, खाद्य संचार हेतु उत्तरदायी हो। खाद्य संचार हेतु कौन सी इसमें उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए में दिया है चालानी नलिका व वाहिका एवं चालानी नलिका, और ऑप्शन 4 में दिया चालानी नलिका एवं स्वकोशिका। ठीक, स्वकोशिका। क्वेश्चन नंबर इसका 4, खाद्य संचरण हेतु उत्तरदायी होता है चालानी नलिका एवं स्वकोशिका। ठीक, 17 में देखें, रिकेटस रोग का कारण क्या होता है? रिकेटस जो बीमारी होता है बच्चों में होता है, ये इसका क्या मतलब कौन से विटामिन की कमी का कारण होता है? विटामिन ए के कमी कारण नहीं, इसमें रथौती होता है। विटामिन सी का कारण स्कर्विक होता है। ई के कारण दूसरा बीमारी होता है। विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। 18 देखा, सुषुप्त प्रेरक हार्मोन कौन है? सुषुप्त प्रेरक हार्मोन इनमें से कौन है? तो इथाइलिन, एस्पेसिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है साइटोकाइनिन, और 4 में दिया जिब्रेलिन। आंसर होगा एस्पेसिक अम्ल। एस्पेसिक अम्ल को सुषुप्त प्रेरित हार्मोन कहा जाता है। ठीक, जन्म द्रव सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जन्म द्रव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीजमान। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे होगा बीजमान। बीजमान द्वारा ही जनन द्रव सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाल्टियर नहीं होगा, स्ट्रोबर्गर नहीं होगा, सुल्टेज नहीं होगा,
20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य श्रृंखला का आरंभ कहाँ से होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला का आरंभ प्रकाश संश्लेषण से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण से खाद्य श्रृंखला का आरंभ होता है। 3 में दिया है, 21 में दिया है मतलब स्थायी चुंबक बनाया जाता है ढलवल होने इस्पात से। इस्पात को ही नरम लोहा कहा जाता है। पिग आयरन से, रॉट आयरन से, इस्पात को ही नरम लोहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है प्रोड्यूस गैस के मुख्य घटक कौन है? प्रोड्यूस गैस के मुख्य घटक इनमें से कौन है? ऑप्शन 1 में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन, और ऑप्शन 3 में दिया CO2 प्लस O2 ऑक्सीजन, और ऑप्शन 4 में दिया CO2 व NN2। इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 प्रोड्यूस गैस का मुख्य घटक यही है। 23 में दिया रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ये विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन देखेंगे हार्वे, विलियम हार्वे। 23 का आंसर होगा विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा अंगन केवल प्राणी कोशिका में पाया जाता है? मतलब कौन सा अंग है जो केवल प्राणी कोशिका में ही पाया जाता है? कोशिका भित्ति, दोनों में लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट केवल प्राणी कोशिका में ही पाया जाता है। तो 24 का आंसर होगा सेंट्रोसोम केवल मतलब प्राणी कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका मतलब जंतु कोशिका में केवल सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान की सबसे छोटी हड्डी इसमें पूछ रहा है कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन है? सबसे छोटी हड्डी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए में फीमर, बी में दिया पटेला, और सी में दिया स्टेपिस, डी में दिया ह्यूमरस। इसका आंसर होगा स्टेपिस। कान में सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिस कहा जाता है। इसके साथ ये वीडियो खत्म होगा और आशा करते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बार बार देखें और इसे याद कर जाए। ये आपको परीक्षा को और भी मजबूत करने के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। धन्यवाद।